हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पीआर पाथवेज। फिर से एक और अमेजिंग वीडियो में आप सबका अभिनंदन करते हैं पीआर पाथवेज में। आई होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं भी अमेजिंग कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला, आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए कि इसको कम्प्लीटली डिटेल में कवर कीजिए। तो आज मैं फिर से आपके रूबरू लेके आ रहा हूँ SNMP रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक ज़बरदस्त का प्रोग्राम है, बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है, अभी ओपन है राइट नाउ। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें है ही बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे को नोट डाउन करना पड़ा, मैंने अपने नोट्स बनाए, पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहली चीज़ तो ये गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कि ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनेशन प्रोग्राम्स है वो स्टेट की भी चलती है, जैसे कि कनाडा में भी होता है। इसको बोलते हैं हम SNMP, दैट इज़ स्टेट नॉमिनेशन माइग्रेशन प्रोग्राम। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट हो सकती है, साउदर्न की डिफरेंट हो सकती है, ऐसे डिफरेंट जो टेरिटरी है वहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। तो बेसिकली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, थोड़ा सा जोग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रोविंसेस हैं, सबका नाम ले लेते हैं। जैसे न्यू साउथ वेल्स अलग है, ऐसे ही नॉर्दर्न टेरिटरी अलग है, क्वींसलैंड अलग है, साउथ ऑस्ट्रेलिया अलग है, तस्मानिया एक है, विक्टोरिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी अलग है। तो बेसिकली आज मैं कवर कर रहा हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का SNMP प्रोग्राम। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ी कैपिटल सिटी आती है वो है पर्थ, और ये लार्जेस्ट स्टेट है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझे। मेरी वीडियोस का मकसद ये होता कि उनको समझ में आए, जिनको जो कि फोकस तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रहता है, पर उनके लिए भी वीडियोस होती हैं कि जिनको थोड़ा सा इमिग्रेशन पता नहीं है, चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन में रहती हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी दी होती है। तो मैं एक सिस्टमेटिक वे से वीडियो को लेके आता हूँ ताकि आप सबको ये चीज़ समझ में आ सके। तो अब स्टार्ट करते हैं हम SNMP बेसिकली है स्टेट नॉमिनेशन माइग्रेशन प्रोग्राम, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस माइग्रेशन प्रोग्राम है। आज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कवर करूंगा। तो इसके दो सब क्लास आती हैं, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। सब क्लास 190 को बोला जाता है स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास, और जो दूसरा वीज़ा है 491 उसको बोलते हैं स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा। तो इसमें दोनों में फ़र्क ये रहता है कि जो सब क्लास 190 है उससे आप डायरेक्टली माइग्रेट कर सकते हैं, आपको PR डायरेक्टली मिलती है। बट दूसरी जो सब क्लास है 491, इसमें क्या होता है, इसमें आपको PR नहीं है, इसमें आपको पहले वर्क वीज़ा मिलता है 5 साल का, उसके बाद आप 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए, आप फाइल कर सकते हैं अपने परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया की। जो कि पहला वीज़ा है सब क्लास 190, इसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। जो कि सेकंड वीज़ा है सब क्लास 491, इसमें आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बाद में कवर करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या इसके फ़ीचर क्या क्या है SNMP के, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। डिटेल में एक एक चीज़ कवर करने वाला हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा आपको। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये चैनल है PR पाथवेज। ये आपको ईजिली PR पाथवेज के ऑप्शंस बताता है। वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री हो, मेरा फोकस रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ईजिली PR मिल सके। तो अब मैं कवर करूँगा फ़ीचर्स, अभी कवर करते हैं। तो फीचर्स को कवर कर लेते हैं गाइस। तो पहला हमारा टॉपिक आता है फीचर्स में पहले इसकी $200 की फ़ीस रहती थी SNMP की, अब इन्होंने वेव ऑफ कर दी है। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इसमें इक्वल इन्विटेशन आएंगे अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। इंटरस्टेट ओवरसीज़ कैंडिडेट्स को भी आ सकती है अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो प्रायोरिटी इन्विटेशन है विद इन जो ऑक्यूपेशन लिस्ट होगी WA की, मतलब कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, उनको पहले इन्विटेशन आएंगे, मतलब प्रायोरिटी उनकी रहेगी। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐड किया है, उसके बारे में आगे बताता हूँ क्या होता है वो। फॉर शेड्यूल 1 वैस्मॉल है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट। मैं इन लिस्ट को डिटेल में कवर करूँगा, मैं लिंक्स भी डाल दूँगा और आपको बताऊँगा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सो अभी मैं कवर करता हूँ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम की। तो गाइस पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी मैं इसमें एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल कैटेगरी है एलिजिबिलिटी, वो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो स्ट्रीम है बेसिकली इसकी 2 मेन स्ट्रीम्स हैं। पहली स्ट्रीम आती है जनरल स्ट्रीम, जिसमें शेड्यूल 1 कैटेगरीज ऑफ वेस्मॉल आती है। दूसरी आती है शेड्यूल 2 कैटेगरी ऑफ वेस्मॉल। अब वेस्मॉल आती है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट। ऐसे ही जो सेकंड स्ट्रीम इसकी आती है वो उसे बोलते हैं हम ग्रेजुएट स्ट्रीम में वो आती हैं जिन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन से, अगर वहाँ से मास्टर्स की है, बैचलर्स की है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की है, कोर्सेज़ की हैं, वो मैं आगे जाके कवर करूँगा क्या क्या किया है। तो अगर आप उन कैटेगरी में आते हैं तो आप
ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप वहाँ से अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं, वहाँ से एलिजिबिलिटी बनती है आपकी। तो अब मैं कवर करूँगा डिटेल में स्ट्रीम स्पेसिफिकली, एक एक करके स्ट्रीम की क्या कैटेगरी रहती है। वेस्मॉल में अगर 1 में आता है, वेस्मॉल 2 में आता है, या फिर अगर ग्रेजुएट स्ट्रीम में आते हैं या आप जनरल स्ट्रीम में आते हैं तो आपकी क्या कैटेगरी में एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, अभी कवर करता हूँ। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में पहले मैं कवर करूँगा वेस्मॉल शेड्यूल 1 को, जो कि जनरल स्ट्रीम में आती है, जनरल स्ट्रीम 1 यानी कि वेस्मॉल शेड्यूल 1। तो इसमें नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन की पहली बात करते हैं कि जो भी आपके स्किल असेसमेंट है एज़ पर द योर नॉक या एज़ पर योर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब, तो वो लिस्टेड होनी चाहिए वेस्मॉल शेड्यूल 1 में आपकी जॉब। उसके बाद जो एलिजिबल जो आपकी एलिजिबिलिटी आती है वो सब क्लास या फिर 190 में बननी चाहिए या फिर सब क्लास 491 में बननी चाहिए। ये पहली चीज़ एलिजिबिलिटी। सेकंड आता है स्किल असेसमेंट। तो अगर आपका जो स्किल्ड है वो नॉमिनेशन के अकॉर्डिंगली आ रहा है तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, और आपका जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है वो आपका स्किल से मैच करना चाहिए, वेस्मॉल जो भी वेस्मॉल शेड्यूल 1 है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की 2 सब क्लासेस मैंने आपको बताई है, सब क्लास 190 या फिर सब क्लास 491, इसमें आपकी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की अलग से एलिजिबिलिटी बनती है, वो एलिजिबिलिटी आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए। थर्ड चीज़, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आइलेट्स अगर आपने दिया है तो आपके 6 ईच बैंड होने चाहिए, चाहे वो रीडिंग हो, लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, 6 ईच आना चाहिए। एक 2-3 और एग्ज़ाम्स को ये वैलिडेट करते हैं, OET एग्ज़ाम बोलते हैं इसको, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। इसमें B आता है हर कैटेगरी में, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, B आपका स्कोर आना चाहिए। ऐसे ही टॉफल IBT को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसमें आपका स्कोर लिसनिंग में 12, रीडिंग में 13, राइटिंग में 21 एंड स्पीकिंग में 18 होना चाहिए। और एक और चीज़, एक्चुअली 2 चीज़ें, ये PTE को भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। PTE में आपके 50 स्कोर होना चाहिए, लिसनिंग में 50, रीडिंग में 50, राइटिंग में 50, स्पीकिंग में। अगर आप PTE दे रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया। अगर आपने कैम्ब्रिज का इसका C1 एडवांस टेस्ट होता है वो भी ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसमें 169 पॉइंट ईच में होने चाहिए। ईच का मतलब सेम है, लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, 169 पॉइंट्स ईच में होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि अगर आपका पासपोर्ट UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA या फिर आयरलैंड का है तो आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चौथी रिक्वायरमेंट जो मैंने कवर करनी थी। इसके बाद मैं कवर करता हूँ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। याद रखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वेस्मॉल लिस्ट 1 की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी को कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो पहली जो रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन का मतलब है जिसमें आप फाइल लगा रहे हैं ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास 1 साल का ओवरसीज़ का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ऑक्यूपेशन आप फाइल जिसमें लगा रहे हैं इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो इसमें से अगर दो में से एक भी रिक्वायरमेंट कोई भी आप फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि पेड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 आवर्स पर वीक की होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। और आप एविडेंस क्या लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने एविडेंस के तौर पे आप क्या लगा सकते हैं, आप अपने पे स्टेप्स लगा सकते हैं, आप अपना लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगा सकते हैं। हाँ, पर उसमें ये कम्प्लीटली कवर करना कि आपका एम्प्लॉयर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी वेज कितनी है, आपका फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो सारा आपको कवर करना पड़ेगा डिटेल में। वो मैं आपको एक बार लिंक डाल दूँगा, आप उसको फॉलो कर लेना जाके। तो ये होगी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि समझने वाली ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप सोल ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, PR के लिए। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगली मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, अभी बात करते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा गाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सब क्लास 491 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करते हैं वो 6 मंथ से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में 35 आवर्स पर वीक का होना चाहिए मिनिमम, और अप टू 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप 2 जॉब्स कर रहे हैं जिसमें आपके एक जॉब में 20 आवर्स बन रहे हैं, एक जॉब में 15 आवर्स बन रहे हैं, तो आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मर्ज करके आप इसमें फ़ाइल लगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट में होना क्या क्या चाहिए। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पहली चीज़, आपका फुल नेम होना चाहिए आपका और एम्प्लॉयर का,
आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आप परमानेंट है तो उसकी कोई एंड डेट नहीं होगी। आपका जॉब टाइटल होगा और ANZSCO कोड होता है जिसको हम बोलते हैं जॉब टाइटल के साथ नॉक कोड भी होना चाहिए। हमारे कनाडा में नॉक कोड बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ANZSCO कोड। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। ये आपका जॉब ऑफर में होना चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए सॉरी। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होएगी आपकी, टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, सैलरी कितनी है, आवर ऑफ वर्क कितना है, लीव है, सुपर एनुएशन है, सारा कुछ डिटेल में आएगा। लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगी। अगली चीज़ आएगी स्टेटमेंट कन्फर्मेशन। ये स्टेटमेंट कन्फर्मेशन के ऊपर आपका होना चाहिए कि नॉट फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट कन्फर्मेशन का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप करेंगे, आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को हायर नहीं करेंगे। यू आर द ओनली पर्सन हु आर एम्प्लॉयड, नॉट द थर्ड पार्टी। उसका एक स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मेशन होगा। अगली चीज़ आएगी सिग्नेचर्स होंगे आपके और आपके एम्प्लॉयर के। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ये ड्राफ्ट करेगा वो करेगा एम्प्लॉयर करेगा, नॉट एम्प्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने कवर करी है बेसिकली वैस्मॉल कैटेगरी 1 शेड्यूल 1 जनरल स्ट्रीम। अब मैं कवर करूँगा वैस्मॉल शेड्यूल 2 जनरल स्ट्रीम। अभी कवर करते हैं। तो सेकंड जनरल स्ट्रीम वैस्मॉल शेड्यूल 2, इसकी बात करते हैं। तो जो नॉमिनेटेड, फर्स्ट चीज़ आती है नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन ऑन द रेलिवेंट ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो जो जिसमें भी आपकी नॉमिनेशन आ रही है तो वो नॉमिनेशन आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आनी चाहिए, मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंगली बननी चाहिए। उसके बाद आप सिमिलरली आप एलिजिबल होने चाहिए सब क्लास या तो 190 के लिए या सब क्लास 491 के लिए। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ स्किल असेसमेंट की, स्किल असेसमेंट में आपकी मैच करना चाहिए ANZ कोड, जो भी आपकी स्किल प्रीवियसली आप जिसमें एलिजिबल है, जिसमें आपकी शेड्यूल 2 में अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो सेम चीज़ है। अब अगली एलिजिबिलिटी भी सेम है कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से एलिजिबिलिटी बननी चाहिए। जो भी उनकी 65 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम है, आइलेट्स है तो 6 ईच, अगर आपका टॉफल है तो 12, 13, 21, 18 लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। पीटी में 50 पॉइंट ईच होने चाहिए। ऐसे ही अगर OET आप दे रहे हैं तो 20 स्कोर आपका ईच में होना चाहिए। कैम्ब्रिज का अगर C1 एडवांस दे रहे हैं तो 169 पॉइंट ईच में होना चाहिए। सेम चीज़ अगर आपका पासपोर्ट UK का है, अगर आपका पासपोर्ट कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है, USA का, आयरलैंड का है, तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो डिफरेंस यहाँ पर रहता है, डिफरेंस इसमें नहीं रहेगा, नेक्स्ट कैटेगरी में रहेगा। इसमें एक डिफरेंस ये रहता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर आपका ऑक्यूपेशन एलिजिबिलिटी बनती है शेड्यूल 2 में वेस्टमॉल लिस्ट की, तो आपके पास जॉब ऑफ़र आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, बट आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेड्यूल 1 की बात करूं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ना था 1 ईयर का, वेदर विद इन ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम रहेगा। सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि फुल टाइम होना चाहिए आपके पास काम, 35 आवर पर वीक, 2 कॉन्ट्रैक्ट आप ऐड कर सकते हैं। और सेम चीज़ें फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉय का, स्टार्ट डेट, एंड डेट, जॉब टाइटल इन ANZSCO कोड होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, टर्म्स एंड कंडीशन, लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेटमेंट कन्फर्मेशन, सारी चीज़ें सेम है जो आपको मैंने शेड्यूल 1 के लिए बताई है। तो ये थी जनरल स्ट्रीम वैस्मॉल शेड्यूल 2। अब मैं कवर करूँगा ग्रेजुएट स्ट्रीम को डिटेल में। तो गाइज़ अब मैं कवर करता हूँ ग्रेजुएट स्ट्रीम, जो कि इसकी सेकंड कैटेगरी में आती है। इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें मैं लिस्ट डाल दूँगा तीनों स्ट्रीम्स की एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशन की, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना, क्योंकि मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन है वो इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हर चीज़ इधर उधर स्कैटर्ड है। तो मैं आपको लिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ज़रूर डाल दूँगा। अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएट स्ट्रीम की। ग्रेजुएट स्ट्रीम में अगर आप एलिजिबिलिटी बनती है तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपने एजुकेशन की होनी चाहिए, आपके पास जॉब ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, डजेंट मैटर। या इसमें आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट स्टडी की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपका अगर स्किल सेट की बात करूँ तो आपका जो भी ANZ कोड है वो कोड आपका अलाइन करना चाहिए जिसमें भी आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है ऑक्यूपेशन में, स्किल सेलेक्ट में, जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। दूसरी चीज़, आपका जो स्किल असेसमेंट है वो भी होना चाहिए, स्किल असेसमेंट एज़ पर द एलिजिबिलिटी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए। थर्ड चीज़, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं तो सेम चीज़ आती है कि आपको सब क्लास 191 या फिर सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए, 65 पॉइंट्स की ईच।
लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी सेम है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइलेट्स की रिक्वायरमेंट 6 ईच है। टॉफल की बात करें तो टॉफल में 12, 13, 21 एंड 18 लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग रेस्पेक्टिवली। पीटी की बात करें तो 50 पॉइंट्स ईच बना चाहिए। ऐसे ही ओईटी की बात करूँ तो बी ईच स्कोर, मतलब सेम है जो पहले बना। अब मैं बात करूँगा स्टडी रिक्वायरमेंट की। स्टडी रिक्वायरमेंट ध्यान से समझने वाली चीज़ है। तो आपको बताता हूँ स्टडी रिक्वायरमेंट में बेसिकली आपको फुल टाइम 2 साल का कोर्स करना होना चाहिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। फेस टू फेस होना चाहिए, यानी कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, और एक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से ही आपको कोर्स करना पड़ेगा, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अब मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। गाइस, हम बात कर रहे थे क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन में अगर मैं बात करूँ, अगर आपने ग्रेजुएट स्ट्रीम में फ़ाइल लगानी है, चाहे वो क्लास 190 हो या सब क्लास 491 हो, तो उसमें आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी या तो होगी क्वालिफिकेशन पीएचडी हो सकती है, मास्टर हो सकती है, बैचलर ऑनर्स हो सकती है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बैचलर्स भी कर सकते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपने इसके अलावा और आपने वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग अगर आपने सर्टिफिकेट किया है, जिसको वेट बोलते हैं, लेवल 3 और अबव का, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। इसमें आपको मैं लिस्ट डाल दूँगा। CRICOS नंबर होता है। इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ही आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो भी एजुकेशन है वहाँ से करनी पड़ेगी आपको, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस किया, 2-3 घंटे मेरे को लग गए, तब मेरे को समझ में आया, लिखना पड़ा एक एक चीज़। अब मैं कवर करूँगा हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से समझने वाली बात है ये कैसे अप्लाई करना है, पूरा समझने की कोशिश करना। पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है। 28 डेज़ है करंट प्रोसेसिंग टाइम। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि सब क्लास जो 491 है या सब क्लास 490 है, जिसमें हमारी एलिजिबिलिटी बनती है, वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। आपके 65 पॉइंट्स होने चाहिए। 65 पॉइंट्स का मतलब है आप फॉर एग्जांपल आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, इन सबको कैलकुलेट करके आपके पॉइंट्स बनते हैं। फिर स्किल असेसमेंट होती है। स्किल असेसमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। अब मैं बात करता हूँ कैसे आप ये फ़ाइल लगा सकते हैं। पहली चीज़, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने लॉन्च करना है EOI, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाया स्किल सिलेक्ट। वो मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखने हैं, चाहे वो आपका जॉब ऑफर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर आपका रेजिडेंसी स्टेटस हो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको तैयार रखना है, क्योंकि जब वो असेस करेंगे आपका तो वो मांग सकते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, स्टेप 3 आता है इनविटेशन। आपके पास इनविटेशन आ जाता है। फिर चौथी चीज़ आती है, आप लॉन्च करते हैं स्टेट नॉमिनेशन। ये आपको ईमेल आएगी, फिर आप लॉन्च करेंगे। आपके पास 28 डेज हो गए, आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टेट नॉमिनेशन के लिए। स्टेप 5 आता है असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। फिर गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपकी असेसमेंट करेगी एप्लीकेशन की। फिर स्टेप 6 आता है जब आपकी असेसमेंट हो जाएगी, फिर आपको नॉमिनेशन आ जाएगा स्किल सेलेक्ट के अंदर, आपको नॉमिनेशन आ जाएगा। जैसे आपको नॉमिनेशन आता है तो आप लॉन्च करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन। 60 डेज़ का आपका टाइम फ्रेम रहता है, वो आप लॉन्च करके उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन असेसमेंट होती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया असेस करेगी। असेस करने के बाद आपकी जो भी आउटकम आएगी, उसके बाद आप रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अराइवल और वीज़ा अप्रूवल। तो ये एक एक चीज़ करके मैंने आपको बता दिया। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कोई भी आपको डाउट आता है कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं ये डाल दूंगा स्क्रीनशॉट PR पाथवेज पे। कुछ कंसल्टेशन चाहिए वो भी कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और बने रहिए PR पाथवेज में। इसको कवर करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को भी समझना पड़ा, पहले मेरे को एनालिसिस करना पड़ता है, फिर जाके मैं वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जो भी स्टूडेंट्स हैं कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, UK है, कहीं भी है, तो उनको ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो सके। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप से आपको मज़ा आया हो। तो प्लीज़ बने रहिए PR पाथवेज में। और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फिर से मिलेंगे एक और मज़ेदार इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।